चलिए, तो आप लोगों के स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा ऊर्जा के स्रोत नाम का टॉपिक। बिल्कुल, हम लोग जो है आज ऊर्जा के स्रोत के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है वो है क्या। तो देखिए, किसी भी काम को करने का जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, वही आपका कहलाता है ऊर्जा। ठीक है, यानी काम करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। सिंपल आप लोग समझिए। फिर ये जहां से प्राप्त होता है, ठीक है, ये ऊर्जा जहां से प्राप्त होता है वही ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। तो उम्मीद है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो है पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे और यही सब हमें पॉइंट्स जो है पढ़ना है, जिसमें कि आपका जो एक और यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा, ईंधन यानी कि फ्यूल। तो ये फ्यूल क्या है ये समझते हैं। ठीक है, देखो, किसी भी चीज को जलाने से, ठीक है, अगर उष्मा निकलता है, हीट उसमें से प्रोड्यूस होता है, तो फिर उसको जो है हम लोग ईंधन कहेंगे, यानी कि हम लोग उसको फ्यूल कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये जो आपका ऊर्जा का अभी हमने स्रोत का बात किया था, तो ये जो है आपका स्रोत कितने प्रकार का होता है, तो ये आपका जो है दो प्रकार का होता है। एक है आपका परंपरागत स्रोत। तो जानते हैं कि परंपरागत स्रोत क्या होता है ऊर्जा का। ठीक है, तो देखो, परंपरागत नाम से ही पता लग रहा है कि जो परंपरा से चलते आ रहा है। परंपरा कहने का मतलब हो गया कि बहुत समय से पहले जो है आपका चलना है, मतलब यूज करना स्टार्ट हुआ था और अभी तक उसका जो है यूज होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, यानी कि सामान्य रूप से उपयोग होता है। तो वो आपका कहलाता है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत या फिर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये पहला टाइप क्या है ये समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप की बात करते हैं। तो दूसरा टाइप में आप लोग ध्यान दीजिए, दूसरे टाइप का जो नाम है वो है अपरंपरागत स्रोत। लेकिन उससे पहले कुछ आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए कि परंपरागत स्रोत अगर पूछा जाए कि उसका कुछ एग्जाम्पल आप लोग बताइए, तो क्या बताएंगे। ठीक है, या फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, कोयला का हम लोग उपयोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, पेट्रोलियम का हम लोग बहुत दिनों से उपयोग करते आ रहे हैं, प्राकृतिक गैस है, लकड़ी है, ठीक है, या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रेटा हो गया, ठीक है, या फिर वाटर का हो गया। ठीक है, तो इन सभी में जो भी एनर्जी है ना, वो सारे एनर्जी हम लोग बहुत पहले से ही यूज करते आ रहे हैं और आज भी सामान्य रूप से जो हर घर में, लगभग मैक्सिमम लोगों के घर में जो है ये यूज होता है। तो इस तरीके से ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत क्या होता है। तो अपरंपरागत स्रोत वो होगा जो कि अभी हाल ही फिलहाल में बना है, यानी कि नया है। ठीक है, वो परंपराओं से जो है चलते नहीं आ रहे, उसको इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि जो अभी अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, ठीक है, जिनसे कि हमें एनर्जी मिलता है, वो आपका हो गया एनर्जी का अपरंपरागत स्रोत। तो दो चीजें याद रखना है, जो कि कम यूज होता है और नया है। ठीक है, तो ये तरीका है आपका ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत समझने के लिए, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। फिर देखो, इसके अलावा भी जो हम लोग इस एनर्जी के सोर्स को जो हम लोग अलग अलग ग्रुपों में बांट सकते हैं, जैसे कि आपका एक हो जाएगा नवीकरणीय और दूसरा हो जाएगा आपका जो है अनवीकरणीय। तो बात कर लेते हैं कि नवीकरणीय क्या होता है। तो देखो, किसी भी कोई भी एक एनर्जी का ऐसा सोर्स जिससे कि अगर हम एनर्जी का यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर से पुनः चक्रण हो जाता है, फिर से जो है आपका अवेलेबल हो जाता है, तो वो आपका कहलाता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में बात कर लो, हम लोग अगर जल का यूज करते हैं तो फिर से तो जल मिल जाता है। ठीक है, या फिर वायु का यूज कर लेते हैं हम लोग सांस के रूप में, तो फिर से वायु मिल जाता है। ठीक है, या फिर जो बायोमास एनर्जी है, ठीक है, यानी कि पौधों के जरिए जो भी हमें एनर्जी मिला हुआ है एग्जाम्पल में, तो वो जो है एक बार हम यूज करें तो फिर से वो रिप्लेनिश हो जाता है। ठीक है, सोलर एनर्जी है, ऐसे ही आपका जो है ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है, ये सब ऐसे ऊर्जा है जिनका कि हम लोग उपयोग भी कर लेते हैं तो फिर से ये आपका जो है अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो फिर से अवेलेबल हो जा रहा है यूज करने के बाद, वो आपका हो गया नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। दूसरा एक होता है, इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे लकड़ी का दिया, लकड़ी भी हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने आम के लकड़ी का जो इस्तेमाल किया खाना बनाने के लिए या फिर पूजा पाठ में, ठीक है, उसका जो है फिर खत्म तो हो गया, वो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन दूसरे जो है पेड़ों से हमें फिर से तो लकड़ी मिल जाता है ना। वैसे ही चारकोल हो गया जो कि लकड़ी से ही आपका प्राप्त होता है।
तो एक बार हम यूज कर लेते हैं तो फिर से ये हम बना सकते हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। या फिर जो एग्रीकल्चर से हमें जो है एनर्जी मिलता है, यानी कि आपके जो है फ्यूल्स मिलते हैं, तो वो आपके जो है रिसाइक्लेबल होते हैं। ये कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो है आपके नवीकरणीय है, ठीक है, फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस पृथ्वी के ऊपर जो है एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, सबसे जो आपका अल्टीमेट सोर्स है ना, वो आपका सन है, जितना भी एनर्जी है। और मैंने इसका पहला जो चैप्टर था उसमें आप लोगों को समझाया भी था कि किस तरीके से जो है सूर्य से पौधा प्राप्त करता है और पौधों से होते हुए जो है सभी एनिमल्स तक आपका जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है, द सन। सो दूसरा टाइप का बात करते हैं अनवीकरणीय स्रोत। तो अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है, देखो ये जो अनवीकरणीय स्रोत है ना, ये आपका काफी कॉम्प्लेक्स और काफी लंबे समय जो है आपका क्रमिक प्रक्रिया के तहत बना हुआ है। अभी मैं आप लोगों को फैक्ट्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको बनाने में अनवीकरणीय स्रोत जो है वो आपकी ऊर्जा के वो सारे स्रोत हैं जिनको की बनाने में काफी वक्त लगा है और क्रमिक रूप से जो है आपका वो धीरे धीरे करके बना हुआ है, बहुत धीरे धीरे तरीके से जो है आपका वो बना हुआ है, ठीक है। सो इसका क्या है ना कि ये एक बार अगर उपयोग कर लिया जाता है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो फिर ये जो है आपका अब खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो है फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर जो नियर फ्यूचर है ना, उसमें अब ये फिर से अवेलेबल होना बेहद मुश्किल है, ना के बराबर, नामुमकिन है, सिंपल समझो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल का बात करता हूँ, कोयला है, किरोसिन है, पेट्रोल है, ठीक है, या फिर जो है अपने घरों में यूज करता है एलपीजी, ठीक है, या फिर प्राकृतिक नेचुरल गैस है, ठीक है। ये सब जो है आपके अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। एक बार हम यूज कर देते हैं तो ये जो आपका जो नियर फ्यूचर है इसमें हमें प्राप्त ये नहीं हो सकता है। एक और टर्म आ रहा है, इसको मैं समझा दूं, फिर मैं जो है आप लोगों को कुछ और भी चीजें बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, वो फैक्ट बताता हूँ। बट पहले जान लेते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होता है। देखो वाणिज्यिक ऊर्जा, वैसे वाणिज्य का मतलब जो आपका व्यापार होता है, ठीक है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा जो है आपका वो ऊर्जा हो गया, ठीक है, जिसको कि हम एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि सौदा कर सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं। जैसे देखो बिजली क्या होता है, बिजली को जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं, और फिर जो है सप्लाई जब हमारे घरों में आता है तो हमें चार्ज भी देना पड़ता है ना। तो इस तरीके से एक तरह से समझ सकते हो कि व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। ऐसे ही जीवाश्म ईंधन हो गया, जैसे कोयला हो गया। कोयला हम लोग क्या करते हैं, कई बार देखते हो ना, खरीद के लेके आते हैं, शादी विवाह वगैरह में जो है देखते हो आप लोग, ठीक है, या फिर दूसरे भी प्रयोजन में देखते हो कि कोयला खरीद करके आता है, ठीक है। या फिर पेट्रोल हम लोग खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, ये सब क्या है, ये सब जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। चलो, तो एक दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, अवाणिज्यिक ऊर्जा, यानी कि ऐसा ऊर्जा जिसका व्यापार नहीं होता है, जो एक देश से दूसरे देशों में आपका जो है नहीं भेजा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं भेजा जाता है, तो वो हो गया। जैसे कि एनिमल एक्सक्रेटा हो गया, ठीक है, या फिर जो है कार्बनिक जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, तो वो सब हो जाएंगे जिनको कि एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये टाइप्स आपके जो है समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं जैव भार ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो जैव भार ऊर्जा क्या होता है, देखो तो जैव भार ऊर्जा जो है ना वो आपका, एक मिनट सर, चलो एनीवे, तो जैव भार ऊर्जा क्या होता है इसको समझ लो। तो जैव भार ऊर्जा जो है ना वो आपका जो पौधे हैं या एनिमल्स हैं उनके जो है बॉडी से, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्राप्त होते हैं और उनसे जो एनर्जी मिल रहा है ना वो आपका कहलाता है जैव भार ऊर्जा। एक्चुअली कैसे होता है एक बार मैं समझाता हूँ। देखो होता यह है कि जो सूर्य है ना, सूर्य से जो एनर्जी हमें अर्थ पे आता है, उस एनर्जी का जो है पौधे इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रक्रिया होता है उसमें, और उसमें क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं आपका जो है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। वो जो है आपका स्टोर होता है ग्लूकोज में। वो जो है ग्लूकोज जब हम लोग खाते हैं, मतलब कि पत्तियों को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, तो हमारे अंदर में गया, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका हमारे बॉडी में आ गया। तो यही जब मतलब इसी एनर्जी को जो है हम लोग यूज करते हैं दूसरे रूपों में, तो वो आपका कहलाता है जैव भार ऊर्जा, ठीक है। चलो, सो दूसरा एक टॉपिक है अजैव भार ऊर्जा क्या है। तो अजैव भार ऊर्जा क्या होगा, ये जो आपका डायरेक्ट ऊर्जा हो गया, प्रत्यक्ष ऊर्जा है। इसमें जो है पौधों का, जीवों का कोई रोल नहीं है। जैव भार में तो सिंपल ध्यान रखिएगा कि सिंपल एक बात बताता हूँ जैव भार के लिए, कि कोई भी लिविंग थिंग्स यानी ऑर्गेनिक मटेरियल है, और ऑर्गेनिक मटेरियल में जो एनर्जी है वो आपका है जैव भार ऊर्जा, ठीक है। वही जब बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल अगर नहीं है, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, तो उसमें जो एनर्जी है वो आपका है
अजैव भार ऊर्जा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दहन क्या होता है। तो देखिए, दहन जो होता है वो आपका एक ऐसा प्रक्रिया होता है या फिर किसी भी ईंधन का जो है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने का मतलब किसी भी ईंधन के साथ में आपका ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन से दो चीजें मिलती हैं। अगर दोनों चीज मिलेंगी तभी जाकर के जो है वो आपका कहलाएगा दहन। वो क्या है, तो दो ठो जो है आपका एनर्जी का फॉर्म है। एक है आपका हीट यानी कि ऊर्जा, उष्मा सॉरी, और दूसरा है आपका प्रकाश यानी कि लाइट। तो जिस रिएक्शन में जो है ये दोनों ऊर्जा के रूप निकल रहे होंगे और ईंधन के साथ में जो आपका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा होगा, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, वो जो है आपका दहन है। ठीक है, एक नया फैक्ट दे रहा है कि मैग्नीशियम का जो है दहन वो अब तक क्लोरीन की उपस्थिति में होता है, ना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इस बुक में तो ऐसा दिया हुआ है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि मैग्नीशियम का जो है आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में ये फैक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार देख लेंगे। मेरे जानकारी के अनुसार तो यही आप लोग याद रखिए कि मैग्नीशियम का जो दहन है वो आपका ऑक्सीजन में होता है। मैंने साफ बता दिया है कि 10th चैप्टर का फर्स्ट में आपका जो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपका दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि दहन जो है ना वो आपका जो है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, अभिक्रिया है। ये ध्यान रखेंगे। इग्निशन टेम्परेचर एक नया टर्म आ रहा है, ये क्या होता है ध्यान दो। किसी भी चीज को जलाते हो ना, तो वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज जलना स्टार्ट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे मान लो कागज को हम लोग गर्म करते हैं, जब आपका जो है चूल्हा नहीं जल पाता है तो क्या करते हैं हम लोग, कागज डाल देते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपका मतलब गर्म होता है, गर्म होता है, और फिर क्या होता है, वो एक टेम्परेचर पे उसमें जलना स्टार्ट करता है। जिस टेम्परेचर पर जलना स्टार्ट हुआ था वही टेम्परेचर आपका कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना ही कम रहेगा वो उतना ही तेजी से जलेगा। ठीक है, जैसे देखो पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो आपका किरोसिन तेल के तुलना में कम होता है, और यही कारण है कि कम टेम्परेचर पर ही पेट्रोल जो है वो आपका वेपोराइज हो जाता है और जल्दी ही जो है उसमें आग पकड़ लेता है। तो सिंपल आप लोगों को याद रखना है, इग्निशन टेम्परेचर लोअर तो फिर आपका जो है उसका बर्निंग रेट हाइयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करूं तो ईंधन जो है ये आपका तीनों ही फॉर्म में पाया जाता है, ठोस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, तीनों ही ठोस, द्रव या गैस हो, तीनों में पाया जाता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस हो, तीनों में पाया जाता है। एग्जाम्पल में अगर बात करूं, देखो ये जो आपका काठ होता है यानी कि आपका जो है वुड हो गया, या यानी कृषि से जो भी आपका ईंधन प्राप्त होता है, जैसे कि या फिर पशुपालन से जो प्राप्त होता है, जैसे कि आपका बात कर लूं तो घास का, सूखा हुआ घास हो गया, लकड़ी हो गया, या फिर जो आपका पशु के जरिए जो प्राप्त होता है जैसे गोबर हो गया, कोयला हो गया। ये सब कोयला का अगर चारकोल का बात करूं तो चारकोल जो है वो तो लकड़ी से प्राप्त होता है, लेकिन कोयला जो है आपका जीवाश्म ईंधन है। तो ये सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसे ही जो है आपके कुछ और भी हैं, जैसे कि अभी मैं बता रहा था जीवाश्म ईंधन के बारे में कि कोयला जो है आपका वो ठोस एक जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म कहने का मतलब कि जीवों का जो अवशेष पृथ्वी के अंदर में दब गया था, ठीक है, तो वो है। कैसे बना था इसको मैं बोल रहा था पहले कि मैं बताऊंगा, तो वो समय आ गया, चलो बता देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि आज से 300 मिलियन साल पहले, यानी कि करीबन करीबन 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी के ऊपर जो जंगल थे ना वो कुछ नेचुरल कारण से नीचे पृथ्वी के अंदर में जो आपके दब गए, और दबने के वजह से क्या हुआ कि उनके हाईयर टेम्परेचर और हाई जो है आपका प्रेशर की वजह से धीरे धीरे करके वो कार्बनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए कि वो आपके जो है पेट्रोलियम में चेंज हो गए, कोयला में चेंज हो गए। ठीक है, तो वही सब जो है आपके कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम गैस है या फिर प्राकृतिक गैस है, ये सब के सब आपके जो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला में जो आपका मेनली पाया जाता है कार्बन, या फिर पेट्रोलियम हो या मतलब जीवाश्म ईंधन अगर पाया जा रहा है तो मेनली उसमें तो कार्बन ही पाया जाएगा। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके टिक लगाइएगा कार्बन को। ठीक है, कोयला का उपयोग जो है कोक बनाने के लिए किया जाता है, जो कि आपका जो एक सॉफ्ट सॉलिड मटेरियल होता है, उजले कलर का लगभग होगा धूसर। एक दूसरा है आपका कोल गैस है, कोल तर आपको जानते हो सड़कों पे यूज होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। कार्बन की मतलब कि कोक जो है ना वो आपका उसके अंदर में कार्बन का परसेंटेज कोयला की तुलना में ज्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे। और यही कारण है कि उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा ना वो आपका कोयला की तुलना में ज्यादा होता है। तो जान लीजिए कि कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होता है। कोई भी चीज अगर एक यूनिट ईंधन को आप जलाते हो और उससे जितना एनर्जी मिलता है वो आपका जो है कैलोरीफिक वैल्यू है, या फिर उसका जो है वो हीट वैल्यू है।
कोई भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, छोटा यूनिट ऑब्जेक्ट अगर जलाते हो तो जितना एनर्जी मिलता है वो उस ऑब्जेक्ट का जो है आपका हीट वैल्यू है। ठीक है, कुछ एग्जांपल में बात करूं तो देखो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो आपका कोयला होता है इसका जो है 25,000 से लेकर 33,000 के बीच में जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। वैसे लकड़ी की बात करूं तो उससे कम होता है, 1700 से लेकर के 17,000 से लेकर के 22,000। यहाँ पे भी मैंने बताया था 25,000 से लेकर के 33,000। ठीक है, तो इसके अलावा अगर गोबर की बात करूं तो इससे तो और भी कम हो जाएगा, वो लगभग 6 से 8,000 तक होता है। ठीक है, और कुछ और भी आप लोगों को अगर फैक्ट्स बता दूं, जैसे कि पेट्रोलियम का हो गया तो पेट्रोलियम जो है वो आपका 47,000 होता है, उससे थोड़ा सा ही कम होता है आपका केरोसिन का 45,000 होता है। ऐसे ही आपका एथेनॉल का थोड़ा और कम हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ऐसे ही मेथन की बात करूं तो हाइयर होता है, ज्यादा होता है, ये हाइड्रोकार्बन है, जल्दी जलता है, तो यहाँ पे 55,000। ब्यूटन भी काफी ज्यादा तेजी से जलता है, तो इसमें भी 55,000। जैव ऊर्जा जो होता है ना, बायोगैस जो है हो गया जैसे कि एग्जांपल में, तो यहाँ पर जो है ये भी काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 35,000 से लेकर 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम जो है, मैं जितना ही बता रहा सारा का सारा जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम ही बता रहा था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सो अब चलो एक बात बताओ, तो एक फैक्ट बताता हूँ अलग से कि सबसे ज्यादा जो है कैलोरीफिक वैल्यू वो होता है आपका जो है हाइड्रोजन का, जो कि आपका होता है 1,50,000। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, खैर, तो ये तो आप लोग जान गए। अब चलो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल में आप लोग ध्यान रखिए केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो है। इनके अलावा भी कुछ होता है, जैसे कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घरों में आता है एलपीजी हो गया, तो वो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो वो भी आपका जो लिक्विफाइड हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में होता नहीं है, उसको हम करते हैं जबरदस्ती। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जितने भी लिक्विड आपके जो है फ्यूल्स होते हैं ना, वो सभी के सभी जो हाइड्रोकार्बन के ही मिक्सचर होते हैं। ध्यान रखें कि भारत में जो आपका पेट्रोलियम का जो आपका क्षेत्र है वो आपका गुजरात और असम है, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक और भी फैक्ट याद रखो कि बॉम्बे का जो आपका समुद्री तट है ना, वहां पर समुद्र के तलहटी में आपका जो है तेल क्षेत्र है, जिसको कि हमने नाम दिया हुआ है बॉम्बे हाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, वहां से जो है तेल निकलता है। और इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जो आपका गोदावरी नदी है या फिर कावेरी नदी है, तो इसके बेसिन में जो है आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का विशाल भंडार का जो है खोज हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करूं तो जो तेल शोधक कारखाना होता है या फिर ऑयल रिफाइनरी होता है, उसमें क्या होता है, वहां पर जो आपका जो डिस्ट्रक्टिव आपका जो है डिस्टिलेशन होता है ना, उस प्रोसेस के जरिए पेट्रोलियम जो नीचे से निकाला जाता है तेल, उससे जो है आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेफ्था हो गया, केरोसिन हो गया, ऐसे करके जो है बहुत सारे उसके अवयवों को निकाला जाता है, अलग अलग सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करूं, ये जो आपका बायोगैस है या पेट्रोलियम गैस है, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी जो है आपके गैसीय ईंधन है, फ्यूल्स हैं। और पेट्रोलियम जो गैस होता है उसमें मेनली क्या पाया जाता है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे आप लोग, ब्यूटेन। लेकिन बात करेंगे हम लोग अगर प्राकृतिक गैस का, तो उसमें जो है ब्यूटेन नहीं होता, उसमें जो आपका मेथेन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और एलपीजी का फुल फॉर्म जो है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और ये काफी तेजी से जलता है, और जो इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। यही कारण है कि आपका जो आपका सिलेंडर आता है ना हमारे घरों में, किचन में, उसमें जो आपका एथिल मर्केप्टेन नाम का एक केमिकल डाला जाता है, ताकि अगर लीक करे एलपीजी तो फिर हमें जो है पता लग जाए। ठीक है, चलो, ये तो आप लोग जान लिए। और जो आपका नेचुरल गैस है ना, इसका जो हम यूज करते हैं जो वाहन होता है, व्हीकल्स होते हैं उसमें, ताकि कम से कम आपका जो है पोल्यूशन हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये पोल्यूशन नहीं करता है। ये आपने जान लिया। एक मिनट, थोड़ा सा, चलो एक मिनट रुक जाओ आप लोग। थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है, एक मिनट आप लोग रुको। बस चलो, तो सीएनजी आपने जो है पढ़ लिया है। एक फैक्ट आप लोगों को बहुत ही मजेदार बताता हूँ कि अपने पृथ्वी पर जो है जितने भी मतलब कि लोग हैं ना, वो जितना एनर्जी पूरे एक साल में यूज करते हैं, सभी लोग मिल करके, पूरा दुनिया के लोग
मिल करके एक साल में जितना एनर्जी यूज करते हैं उतना मात्र 1 घंटे के अंदर में आपका जो सूर्य यानी कि सन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो डेटा फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से एक बार जो है आप लोगों को दिक्कत होगा, 1 मिनट आप लोग वेट कर लो थोड़ा सा, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो, तो ये तो आपने जान लिया। अब नेक्स्ट बात करता हूँ सन के बारे में। आपने जान लिया कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बहुत सारे रूपों में यूज करते हैं, लेकिन कुछ यंत्रों के साधन से जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सोलर कुकर हो जाएगा, सोलर ड्रायर हो जाएगा, या फिर जो आपका सोलर सेल हो जाएगा। देखो ये जो सोलर कुकर होता है ना, ये एक्चुअली जो है एक बॉक्स के जैसा होता है, और उसमें जो आपका मिरर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो उसमें टेम्परेचर उत्पन्न होता है, और उसका जो हम लोग यूज चावल दाल पकाने के लिए जो यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो कि फ्राई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रोटी नहीं बना सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो फैक्ट ध्यान रखना है। और ड्रायर जो होता है, इससे जो हम लोग अनाज फल सब्जी जो भी है तो इसको हम सुखा सकते हैं। और सोलर सेल का तो आप लोग देखते हो, आपके घरों में भी यूज होता होगा। ठीक है, बहुत सारे इसको बहुत सारे यूज करते हैं, घड़ी में होता है आपका जो है, कैलकुलेटर में यूज होता है। ठीक है, तो बहुत इसका जो है आपका यूज है। और भी मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, उपग्रहों में यूज होता है, ताकि जो फ्यूल हमें लेके आकाश में नहीं जाना पड़ेगा, तो हमें जो है कम भार लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इसका बहुत सारा यूज है। ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग। एंड इसी तरीके से बात करूं तो रेडियो है या फिर दूरदर्शन है, इन सब में इसका यूज होता है। ट्रैफिक लाइट में यूज होता है। वाइंड एनर्जी जो है, इसका यूज करने के लिए हमें जो है वाइंड मिल बैठाना पड़ता है, और वाइंड मिल के जरिए जो हम लोग क्या करते हैं कि अनाज पीस सकते हैं, या फिर जमीन से जो हम लोग पानी निकाल सकते हैं, या फिर बिजली बना सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो कि हम लोग वाइंड एनर्जी का यानी कि वात ऊर्जा का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और भी फैक्ट्स। ध्यान रखो कि अकेला जो आपका ये विंड मिल है ना, वो ज्यादा कारगर नहीं होता। इसके लिए बड़े बड़े जो है आपके क्षेत्रों में बड़ा बड़ा बहुत सारा विंड मिल लगाया जाता है, और तब जाके कलेक्टिवली जो है एक फार्म बनता है, और वहां पर जो आपका एनर्जी बनता है। ठीक है, ध्यान रखो कि आपका जो है 1999 में जो है आपका भारत के अंदर में विंड एनर्जी का जो क्षमता था वो लगभग लगभग 20,000 मेगावाट था। ठीक है, अभी जो है काफी ये बढ़ा हुआ है। एंड ये भी ध्यान रखो कि सबसे बड़ा जो आपका विंड एनर्जी का जो फॉर्म है ना, वो आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास में स्थित है, जो कि आपका 380 मेगावाट बिजली जो आपका पैदा करता है। ठीक है, ध्यान रखो ये भी चीज कि पानी जो बह रहा है ना, उसमें आपका जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होता है। ठीक है, क्योंकि पानी बह रहा है तो उसमें जो है गति कारण भी ऊर्जा होगा। ठीक है, और उसका ना कुछ हाइट है, कुछ ना कुछ उसका जो है पोजीशन है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग भी उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट 1 मिनट आप लोग वेट करो। चलो, तो बस थोड़ा सा, चलो, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जो सॉरी, हाँ चलो, मैं बता रहा था कि बहता हुआ जो आपका जल होता है ना, उसके ऊर्जा से जो हम लोग जल विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, यानी कि जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बैठा करके, और वहां पर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्चुअली उसमें क्या किया, उसमें जो आपका टरबाइन चला जाता है, गिरते हुआ पानी रहता है, नीचे जो आपका पंखी टरबाइन लगा देता है, वही जो आपका चलता है, और चलने की वजह से जो आपका मोटर घूमता है, और इस तरीके से आपका जो है बिजली बनता है। और बायोगैस के जरिए जो हम लोग बायोगैस के जरिए जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। बहुत सारा अलग भी काम में जो आपका बायोगैस का यूज होता है। और बायोगैस कैसे बनता है, तो एनिमल जो आपका एक्सक्रेटा होता है, उसके साथ में आपके सड़े गले पौधों के पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम लोग पानी में घोल करके, और फिर जो उससे जो बिजली वगैरह हम लोग तैयार करते हैं, उससे जो आपका बल्ब वगैरह जलता है, ये सब चीजें। ठीक है, बायोगैस में ध्यान रखिए कौन कौन सी गैस है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपका मेथेन होता है 50 से 70%। इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है 30 से 40%। इसके अलावा भी कुछ और भी कम मात्रा में होते हैं, लेकिन होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो ये जो है आपके कंपोजिशन है आपका हो गया बायोगैस का। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा है। इसके बाद में बात करूं तो बायोगैस का जो है बनाने के लिए हमें प्लांट बैठाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वो कैसे बनता है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसके लिए क्या होता है कि एक जो है आपका 2 टंकी बनता है, एक यहाँ पे टंकी बन गया, और एक जो है यहाँ पे एक टंकी बन गया। ठीक है, तो ये 2 टंकी हो गया। ये दोनों जो है आपका कनेक्टेड होता है, और इसमें जो हम लोग एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह घोलते हैं, इसमें घोलते हैं, और इसमें से जो आपका गैस बनता है, इसी गैस का जो हम लोग इस टैंक के माध्यम से जो है अपने घरों में यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि प्लांट कैसे बनता है ये समझ में आ गया। एक नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है विखंडन। क्या होता है ये जान लेते हैं। इसके अलावा संलयन क्या होता है ये भी जान लेंगे। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ये तीनों ही मैं समझा देता हूँ। देखो, विखंडन का मतलब हो गया टूटना। एक बड़ा न्यूक्लियस जो आपका टूट करके अलग अलग न्यूक्लियस को बना रहा है, छोटे छोटे केंद्रकों को बना रहा है, तो ये आपका कहलाएगा विखंडन।
ठीक है। तो बड़े बड़े जो जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये सब को क्या करते हैं, ये सब इनके जो न्यूक्लियस इनको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे तोड़ते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो ये जिस अभिक्रिया में जो आपका निकलता है ना एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और संलयन क्या होता है ना कि जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं ना वो आपस में जुड़ करके बड़ा उससे जो है आपके हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं, एटम को बनाते हैं, तो ये आपका हो गया संलयन। ये जो है आपका काफी हाई टेम्परेचर और हाई जो आपका प्रेशर पर होता है। तो ध्यान रखो कि सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलता है ना, वो एनर्जी जो है आपका फ्यूजन से ही मिलता है, यानी कि जो आपका संलयन से ही प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के आपके जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो आपस में जुड़ करके और फिर जो है आपका हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। मैं बात करूं कि भारत के अंदर में जो है आपके वो कौन कौन से जगह हैं जहां पर कि आपका जो है ये परमाणु शक्ति केंद्र है, न्यूक्लियर जो है आपका एनर्जी है। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, ध्यान दो कि न्यूक्लियर जो आपका विखंडन, नाभिकीय जो विखंडन है या संलयन है, इससे जो भी एनर्जी निकल रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा को बनाने के लिए जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे केंद्र, बहुत सारे नहीं, बहुत ही लिमिटेड केंद्र हैं, जिसमें से कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे दिए हुए आप लोग याद रखिए। जैसे कि तारापुर हो गया, कलपक्कम हो गया जो कि तमिलनाडु में है, कोटा राजस्थान में है, नरोरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं परमाणु शक्ति केंद्र, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में। ठीक है, और विखंडन से जो आपका एनर्जी निकलता है ना, इसका हम लोग बहुत सारे जगहों पर करते हैं, जैसे कि बिजली बनाने के लिए हो गया, जहाज चलाने के लिए हो गया, पनडुब्बियों को चलाने के लिए हो गया। ठीक है, सन का तो मैंने बता ही दिया कि आपका जो फ्यूजन से होता है वहाँ पे हाइड्रोजन के जो आपके एटम जुड़ करके और हीलियम के जो है आपके एटम बनाते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करते हैं, संलयन करते हैं काफी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक है, ध्यान रखो कि जहां पर भी जितना विकास हो रहा है ना, वहां पर उतना ही ज्यादा मात्रा में जो आपका एनर्जी का खपत का जरूरत बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं कि अब आग को कैसे कंट्रोल करें। तो आग जो होता है ना, उसको कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको जो है ईंधन को ही हटा दो, नहीं तो वहां से हवा को पहुंचना ही नहीं हो, यही दो तरीका हो सकता है। ठीक है, नहीं तो इग्निशन टेम्परेचर को जो है आपका बढ़ा दो। ये तीन तरीके हो सकते हैं आपके जो है आग को बुझाने के। ठीक है, अभी 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, चलो, तो अब इसके जो है बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम लोग आग बुझाने के लिए जल का उपयोग करते हैं, फोम का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कंबल हो गया, इन सब का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देना है, कुछ हमें जो है प्रिकॉशंस रखना है कि किसके साथ में कब आग लगता है, किसके आग लगा हुआ है, तो हम लोग कौन सा उपयोग करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। चलो मैं बता देता हूँ कि ध्यान दो। अगर बिजली से आग लगा हुआ है तो हम लोग जो है पानी का उपयोग और फोम का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आपका कंडक्टर होते हैं, ठीक है, सुचालक होते हैं, तो ये आग हमारे शरीर में भी लग जाएगा। ठीक है, चलो, हमको भी करंट भी लग जाएगा। और अगर तेल से या फिर पेट्रोल में आग लगा है तो उसमें भी हम लोग पानी का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पानी जो होता है वो तेल से भारी होता है, वो नीचे आ जाएगा और आपका तेल जो है ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से वो। और दूसरी बात की पानी जो है आपका बहेगा तो उससे तेल भी और ज्यादा तेजी से बहेगा, तो आग जो है आपका फैलेगा। तो ये हमें जो है बुद्धिमानी का उपयोग करना है कि कहाँ से किस प्रकार का जो है आपका तेल का उपयोग हो रहा है, तो हम लोग किस प्रकार का आग लगा है तो हम लोग कौन सा उपयोग तरीके का जो उपयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर जो आपका दिख रहा होगा ना, यहाँ पे जो आई लिखा होगा ना, वहाँ पे जो है मेरे सारे वीडियो का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो। थैंक यू।